नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल फंडा में। हमारी दोस्तों बायोलॉजी क्लास चल रही थी जिसमें हमने कर ली थी मानव रोग के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लिया हमने संतुलित भोजन और उसके कंपोनेंट्स के बारे में, उसके अवयव के बारे में हम चर्चा करेंगे कि संतुलित भोजन में कौन कौन से अवयव होते हैं। हम उनकी अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे अच्छे उसमें पॉइंट बनाएंगे, कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। और ये जितनी मैं लाइनें लिखाता हूँ उनसे क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि फालतू की लाइन है, क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं। आज के अपने पहला लिया है हमने दोस्तों पोषण, कि भाई पोषण क्या है। देखिए, पोषण एक तरह का भोजन जो अपन ग्रहण करते हैं उसी को बोलते हैं क्या, पोषण बोलते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या देंगे कि भाई ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन के सभी अवयवों को ग्रहण किया जाता है, भोजन के सभी आवश्यक अवयवों को ग्रहण किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, पोषण। ठीक है, आवश्यक अवयव जैसे कौन कौन से हो गए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बात आई है सिर्फ पोषण की। तो पोषण किसे कहेंगे कि भाई ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन के, संतुलित भोजन के अवयव को ग्रहण किया जाता है, उनको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास में है कुपोषण। कुपोषण क्या क्या है, देखो मान लो यदि कोई भाई साहब भोजन में किसी तत्व की, किसी आवश्यक तत्व की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। जैसे कि भाई प्रोटीन की कमी हो गई मान लो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन कुपोषण। विटामिन की कमी हो गई, हम उसको क्या बोलेंगे, विटामिन कुपोषण। ठीक है, वसा की कमी हो गई तो वसा कुपोषण। ऐसे, ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए, पहला जो अपने डेफिनेशन है वो क्या है इसकी भाई, पोषण की, कि भाई ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिसमें ऐसी प्रक्रिया जिसमें संतुलित भोजन या उसके अवयव, संतुलित भोजन या उसके अवयव ग्रहण किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पोषण। पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, उसे पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास में आया है क्या, कुपोषण। तो कुपोषण क्या हो जाएगा, यदि यदि ग्रहण किए गए भोजन में किसी अवयव का अभाव हो जाए, अभाव मतलब कमी हो जाए, अभाव हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, कुपोषण कहते हैं। ठीक है, उसे कुपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि भाई एग्जाम्पल, जैसे क्या दिख रहा है, हम्म, प्रोटीन की कमी, तो क्या बोलेंगे अपन, प्रोटीन कुपोषण। क्या बोलेंगे, प्रोटीन कुपोषण।
क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? जैसे प्रोटीन की कमी होगी तो क्या बोलेंगे उसको? प्रोटीन कमी कुपोषण। विटामिन की हो गई तो विटामिन कुपोषण। अब नेक्स्ट जो आता है आपके पास में वो आएगा संतुलित भोजन, कि भाई संतुलित भोजन में कौन कौन से जो अवयव होते हैं वो कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। तो आप इनको फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। चलते हैं फिर नेक्स्ट। संतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन दोस्तों ऐसे भोजन जिसमें अ, आवश्यक सभी तत्व मौजूद हो, जैसे विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, रुद्रांश, ये सारे के सारे क्या उपस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? संतुलित भोजन। ठीक है, चलिए लिखिए। ऐसा भोजन जिसमें मानव शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण व रुक्षांश रुक्षांश आदि संतुलित मात्रा में उपस्थित हो। आदि संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए संतुलित भोजन। संतुलित भोजन, संतुलित भोजन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला जो है आपका वो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है, ये तो क्या करेंगे दोस्तों? ये तो क्या करेंगे? ऊर्जा देंगे, ऊर्जा देते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा देंगे तो बचे कौन से हैं भाई? विटामिन बचा है, और खनिज लवण, और कौन सा बच गया भाई? विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, जल। ठीक है, ये क्या करेंगे? ऊर्जा नहीं देते हैं, ऊर्जा नहीं देते हैं। कौन? वे विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया और जल हो गया, ये क्या हमको ऊर्जा नहीं देते हैं। ऊर्जा कौन देते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये क्या करते हैं दोस्तों? ऊर्जा देते हैं। सभी को दिख रहा है प्रॉपर? सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं? चलिए इसको करिए कि भाई संतुलित भोजन क्या? ऐसा भोजन जिसमें आवश्यक सभी तत्व संतुलित मात्रा में उपस्थित हो। आवश्यक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, रुक्षांश। ठीक है, ये सारे के सारे मौजूद हो, उसको क्या बोलेंगे अपन? बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन। चलिए फटाफट से नोट करिए और नेक्स्ट चलते हैं अपन प्रोटीन पे। अब भाई
आवश्यक तत्वों में कौन सा आया था? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे अब, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे जो ये खनिज, ये सारे के सारे जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, इनमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आया आप पास में प्रोटीन। प्रोटीन के खोजकर्ता कौन थे? तो मुंडर। कौन थे? मुंडर थे इसके खोजकर्ता। और प्रोटीन शब्द किसने दिया था दोस्तों? तो वो दिया था बर्जीलियस, सॉरी, बर्जीलियस ने। किसने? बर्जीलियस ने दिया था ये शब्द, ठीक है। और बात करते हैं कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है। तो प्रोटीन का निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और CHNO, सही, ठीक है। सी से कार्बन, और एस से हो जाएगा हाइड्रोजन, ओ से हो जाएगा ऑक्सीजन, और एन से हो जाएगा नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनसे क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। अब भाई प्रोटीन का निर्माण हो गया, लेकिन ये कार्य क्या करता है? तो कार्य करता है दोस्तों शरीर में वृद्धि का कार्य करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन, प्रोटीन करता है भाई साहब शरीर में वृद्धि का काम करता है। कौन? प्रोटीन। और जो क्षतिग्रस्त अपने ऊतक है, क्षतिग्रस्त ऊतक हो जाते हैं, उनका भी ये क्या करता है? पुनः निर्माण करता है। क्या करता है? पूरा निर्माण करता है। एक तरीके से बोल लो आप, मरम्मत करता है। कौन करता है भाई? प्रोटीन करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है हमको। तो 1 ग्राम प्रोटीन में अपन को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है दोस्तों 4.1 कैलोरी। कितनी? 4.1 कैलोरी। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट में कितने प्राप्त होगी दोस्तों? 4 कैलोरी। कितनी? 4.0 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। चलिए लिख लेते हैं एक बार इसको। क्या क्या देखा हमने? पहले देखिए हमने इसकी क्या खोज, उसके बाद ये शब्द दिया किसने, ठीक है। इसका निर्माण किससे होता है, ठीक है। और ये कार्य क्या करता है, ठीक है। इन सब के बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। तो खोजकर्ता कौन है दोस्तों? खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है? तो मैंने आपको बताया कौन है, मुंडर, ठीक है। बात करते हैं इसका नाम किसने दिया, प्रोटीन शब्द। प्रोटीन शब्द दिया किसने था? तो दिया था किसने, बर्जीलियस ने, बर्जीलियस ने, ठीक है। अब बात करते हैं इसका निर्माण। निर्माण किससे होता है? कार्बन, निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। बात करते हैं इसका कार्य। कार्य क्या था? शरीर के ऊतकों की मरम्मत करना, क्षतिग्रस्त ऊतकों की, और शरीर को वृद्धि करना शरीर में, ठीक है। चलिए करते हैं, चलिए नोट। खोजकर्ता कौन है दोस्तों? मुंडर। कौन है? मुंडर। प्रोटीन शब्द किसने दिया? तो किसने दिया? बर्जीलियस ने, बर्जीलियस, ठीक है। निर्माण किससे होता है? तो CHNO। CHNO क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो अपना जो अगले पढ़ेंगे वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या? नाइट्रोजन हट जाएगा, ठीक है। CHN ही आएगा केवल, ठीक है। अब बात करते, वो CHO ही आएगा। कार्य की बात करते हैं अपन। कार्य क्या था? शरीर की वृद्धि, और दूसरा क्या था? क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करना, ठीक है। अब नोट लगा के एक चीज लिखिए कि भाई 1 ग्राम प्रोटीन में, 1 ग्राम प्रोटीन में 4.0 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति किसे होती है? ग्रहण करने वालों को, तो मतलब कि मानव को होती है। चलिए फटाफट से नोट करिए।
खोजकर्ता की बात करें, खोजकर्ता कौन है? मुंडर है। नाम किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया। निर्माण किससे होता है? CH NO से होता है। कार्य क्या है? शरीर में क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करना, शरीर में वृद्धि करना। बात करते हैं 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी मात्रा होती है ऊर्जा की? 4.1 कैलोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अभी थोड़ा इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या रह गया। हाँ, प्रोटीन के स्रोत रह गए। तो हेडिंग हेडिंग डाल लीजिए, प्रोटीन के स्रोत। स्रोत, ठीक है, डाल लिया सबने। चलिए बात करते हैं अपन प्रोटीन के स्रोत के बारे में। ये सारणी बना लीजिए एज इट इज। ठीक है, चलिए देखिए, अब बात करते हैं अपन सबसे पहले स्टायरुलिन शैवाल। किसकी? स्टायरुलिन शैवाल। शैवाल, तो इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 65%। कितनी होती है दोस्तों? 65%। 65%। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सोयाबीन। किसकी? सोयाबीन। उसके बाद में बात करते हैं अपन दाल, और उसके बाद में बात करते हैं अपन दूध और अंडे की, और उसके बाद में बात करते हैं और किस किस में पाया जाता है, तो गेहूं में पाया जाता है और चावल में पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन में कितनी मात्रा पाई जाएगी प्रोटीन की? 46%। कितनी? 46%। ठीक है, दाल में कितनी पाई जाएगी? तो 20 से 30%। कितनी? 20 से 30%। 20 से 30%। ठीक है, बात करते हैं दूध और अंडे की। तो दूध और अंडे में कितने? 5 से 10%। कितनी? 5 से 10%। बात करते हैं गेहूं चावल की। तो गेहूं चावल में प्रोटीन पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और चीज लिख लीजिए आप कि भाई जो अमीनो अम्ल होता है अपना, कौन सा अम्ल? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। मतलब अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई है, और प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। कुल मिलाकर बात यह है, क्या है कि भाई अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई है। और प्रोटीन का निर्माण, वो अमीनो अम्ल का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। तो लिख लीजिए, अर्थात प्रोटीन से अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। क्लियर है यहां तक सारी चीजें कि भाई अमीनो अम्ल से किसका निर्माण, प्रोटीन से किसका निर्माण होगा? अमीनो अम्ल का। चलिए करिए फटाफट से नोट इसको, और नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रोटीन के बारे में, थोड़ी और चर्चा करते हैं। ठीक है, प्रोटीन के बारे में अब चर्चा करेंगे कि भाई इसमें कौन कौन से, किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है।
देखिए, बाल व नाखून में कौन सा पाया जाएगा दोस्तों? क्रेटीन। कौन सा? क्रेटीन। बात करते हैं अपन अस्थियों में, दूसरा डाल लीजिए, अस्थियों में। अस्थियों में कौन सा? कोलोजीन। और ये क्या करता है मानव में, मतलब कि डाल लीजिए प्राणियों में सर्वाधिक। ठीक है, प्राणियों में सर्वाधिक कौन पाया जाता है? कोलोजीन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन त्वचा। त्वचा में पाया जाता है इलास्टिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन दूध। दूध में कौन पाया जाता है? कैसीन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रुधिर और अंडा के बारे में। तो इनमें कौन सा पाया जाएगा दोस्तों? एल्ब्यूरिन। कौन सा? एल्ब्यू एल्ब्यू एल्ब्यूजिन। ठीक है। छठ छठा बात करते हैं अपन कि भाई अब कितने हो गए? 5 हो गए क्या? छठा बात करते हैं, छठा 5 ही होते हैं। कितने होते हैं? 5 ही होते हैं, 5 ही कर लीजिए आप। 5 ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है। और बच्चों और महिलाओं, महिलाएं कौन सी? गर्भवती महिलाओं में क्या करते हैं दोस्तों? प्रोटीन की अधिकतम मात्रा रखते हैं। उनमें प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? क्वासियोर रोग हो जाता है और मैरेस्मस रोग हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन कमी से कौन कौन सा रोग होता है? क्वासियोर और मैरेस्मस। ठीक है, लिख लीजिए आप। बच्चों में प्रोटीन की कमी से मैरेस्मस व क्वासियो क्वासियोर रोग हो जाता है। ठीक है, एक और लिख लीजिए। ये आप अलग से लिख लेना, इसी में मत जोड़ देना। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं थी। तो अब एक और लिख लीजिए। बच्चों व गर्भवती महिलाओं के भोजन में प्रोटीन की अधिकता रखी जाती है। क्लियर है यहाँ तक? सारी चीज़ें लिख लीजिए, फटाफट से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में। भाई कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, किस किस से? नाइट्रोजन इसमें से हट जाएगा, CHO, मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में CHO की मात्रा कितनी रखी जाती है? तो 1:2:1। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो इसमें C6 6H12, 12 मतलब 6 का दुगना, और फिर दोबारा 6, तो मतलब 1:2:1। अभी समझाऊंगा मैं। ठीक है, अब क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट क्या है? भोजन के अवयवों को पहले ऊर्जा प्राप्त करता है। ये क्या करता है? भोजन के में, मतलब कि जो सारे के सारे अवयव है ना, उनसे सबसे पहले ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। चलिए लिखिए।
निर्माण किससे? CHO। बार बार थोड़ी लिखने की जरूरत है, एक बार बता दिया मैंने आप सभी को ना। लिखिए, कार्बोहाइड्रेट में CHO की CHO का अनुपात, CHO का अनुपात 1:2:1। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज। ठीक है, क्या ग्लूकोज? सी ग्लूकोज C6H12O6, मतलब कि 1:2:1। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? क्लियर है कि भाई कितना रखा जाता है? 1:2:1। ठीक है, चलिए लिखिए। भोजन के अवयवों में से सबसे पहले ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है, इसलिए खिलाड़ियों को ग्लूकोज दिया जाता है ताकि उनमें क्या रहे? ऊर्जा रहे। ठीक है, चलिए लिखिए। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा की प्राप्ति कितनी होती है? 4.0 कैलोरी। ठीक है, लिख लीजिए। यहाँ आ जाएगा क्या? और आ जाएगा तो चाहिए। चलिए नोट करिए फटाफट फटाफट, एक लाइन और लिखवानी है। ठीक है, स्रोत क्या क्या इसमें किस किस में पाया जाता है दोस्तों? तो गेहूं में आप सभी को पता है, गेहूं, चावल, शकरकंद, इन सब में ये क्या पाया जाता है? ठीक है, कौन पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। एक गुड़ और लिख लीजिए। ठीक है, गुड़ में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पोलोसैकेराइड। ये तीन इसके प्रकार है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप ये फटाफट से करिए, फिर करते हैं नोट उसको, और उसके बाद में बात करते हैं कल। ठीक है, चलिए। लिखिए, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट के प्रकार। कौन कौन से प्रकार बताया मैंने? मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, और दूसरा डाया डाया नहीं, डाइसैकेराइड। सॉरी।
डाइसैकेराइड, और तीसरा लिख लीजिए पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, ठीक है। ये तीन इसके प्रकार हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन मोनोसैकेराइड के बारे में। मोनोसैकेराइड का क्या नाम है? हिंदी में बोलते हैं इसको एकल शर्करा। क्या बोलते हैं? एकल शर्करा। और इंग्लिश में बोलते हैं मोनोसैकेराइड। एकल शर्करा मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है इसका काम क्या होगा, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है इसका काम क्या होगा। तो ये क्या है दोस्तों? एक सरल, सबसे सरल शर्करा है। ये क्या है? सबसे सरल शर्करा है। तो लिख लीजिए क्या क्या। सबसे सरल, क्या क्या गुण है इसका? और जल में विलय, और स्वाद में कैसी? स्वाद में मीठी। स्वाद में कैसी होती है? मीठी होती है। कौन? मोनोसैकेराइड, ठीक है। बात करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिख लीजिए ग्लूकोज, फ्रैक्टोज। ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, गैलेक्टोज। ये इसके क्या है? एग्जाम्पल लिख लीजिए। चलिए करिए फटाफट से नोट इसको। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? अंगूर की शर्करा। अंगूर की शर्करा। और अंगूर की शर्करा, रक्त शर्करा और रक्त शर्करा। ये इतने ही लिख लीजिए, ठीक है। इतने ही कुछ पूछा जाता है, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट करिए। फ्रैक्टोज है ना। अब बात करते हैं अपन फ्रैक्टोज के बारे में थोड़ी सी। तो सबसे मीठी शर्करा क्या है? फ्रैक्टोज है। ग्लूकोज का हो गया। अब बात करेंगे अपन फ्रैक्टोज की। तो फ्रैक्टोज क्या है? सबसे मीठी शर्करा है। किसकी? मोनोसैकेराइड की, ठीक है। बात करते हैं फ्रैक्टोज को और किस नाम जानते हैं? तो फलों की शर्करा भी कहते हैं और शहद की शर्करा भी। शहद मीठा होता है, फल भी क्या होते हैं? मीठे होते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? फ्रैक्टोज को सबसे मीठी शर्करा है, ठीक है। तो नेक्स्ट डाल लीजिए आप फ्रैक्टोज। सबसे मीठी शर्करा कौन है? फ्रैक्टोज, ठीक है। उसके बाद में और किस नाम जान जाता है? शहद की शर्करा। शहद की शर्करा, ठीक है। इसी के नाम से इसको जाना जाता है, किसको? फ्रैक्टोज को, ठीक है। बात करेंगे अपन इसके बारे में। और लिख लीजिए फलों की शर्करा। फलों की शर्करा भी किसको कहा जाता है? फ्रैक्टोज को। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके बारे में? गैलेक्टोज। कौन सा टोज? गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज क्या बोलते हैं? मस्तिष्क की शर्करा की शर्करा किसको बोलते हैं? गैलेक्टोज को, ठीक है। फटाफट से नोट करिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। और नेक्स्ट चलते हैं अपन एक द्विशर्करा, मतलब कि कौन सी? डाइसेक्राइड पे, ठीक है। द्वि से चल रहा है, दो से पता चल रहा है आपको क्या? कि जल में एक चीज और नहीं लिखी अपन ने शायद। जल में विलय सही लिख लिया, चलो हो गया ये तो। अब एक और चीज लिख लीजिए आप इसमें कि भाई द्विशर्करा क्या है। मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है कि भाई किस में बदलेगा? दो मोनोसैकेराइड में तोड़ेगा, इसको विभाजित करेगा। किसको? लिखिए जल अपघटन कराने पर दो मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड पढ़ी थी ना अपन ने। दो मोनोसैकेराइड में क्या करता है? इकाइयों में विभाजित करता है। दो मोनोसैकेराइड इकाई
यो में विभाजित करता है। कौन? डाइसेकेराइड। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका? माल्टोज। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा लैक्टोज, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास में सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि भाई माल्टोज। माल्टोज किस किस से मिलकर बना होता है? किस किस से मिलकर बना होता है? दो ग्लूकोज से। किससे? दो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। क्या बोला था? कि दो मोनोसैकेराइड में विभक्त करता है। तो दो मोनोसैकेराइड क्या? ग्लूकोज और ग्लूकोज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? माल्ट शर्करा। क्या बोलते हैं? माल्ट शर्करा। माल्ट शर्करा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट किस में विभाजित करेगा भाई? ये करेगा सुक्रोज को। सुक्रोज को किस में विभाजित कर देगा? फ्रैक्टोज में और ग्लूकोज में। किस में? फ्रैक्टोज में और ग्लूकोज में। किस में विभाजित करेगा? दो शर्करा बोली है तो दो ही शर्करा में विभक्त करेगा। और जो आएगा आपके पास में नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड, वो क्या करेगा? अनेक मोनोसैकेराइड में विभक्त करेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए सुक्रोज। किस किस में? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज में और फ्रैक्टोज में। ठीक है, अब इनको ग्लूकोज और फ्रैक्टोज इनको क्या बोलते हैं? ये जो सुक्रोज है इसको क्या बोलते हैं? ये फ्रैक्टोज को फ्रैक्टोज में लिखिए, गन्ने की शर्करा। गन्ने की शर्करा बोलते हैं इसको। किसको? फ्रैक्टोज को। ठीक है, चलिए फटाफट से करिए। गन्ने की शर्करा और रसोई घर की शर्करा और प्रतीप शर्करा। प्रतीप शर्करा। ठीक है, इनसे इनके नाम से भी इसको जानते हैं। किसको? सुक्रोज को। ठीक है, लैक्टोज की बात कर लेते हैं अपन। माल्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। लैक्टोज के बारे में चर्चा करते हैं हम। लैक्टोज क्या है दोस्तों? वो सुक्रोज और ग्लाइकोजन। किसका? सुक्रोज और सुक्रोज और ग्लैक्टोज का। सुक्रोज प्लस गैलेक्टोज। ये नाम ऐसे है, पता नहीं क्या क्या बुला रहे हैं। सुक्रोज और गैलेक्टोज, इनका ये क्या होता है? मिश्रण होता है। कौन? लैक्टोज। ठीक है, फटाफट से नोट करिए और चलते हैं नेक्स्ट पे। और इसको इस नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ये जो फ्रैक्टोज है इसको व्यापारिक शर्करा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यापारिक शर्करा। व्यापारिक शर्करा। ठीक है, चलिए करते हैं नोट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपके पास में पॉलीसैकेराइड, मतलब कि बहु शर्करा। नाम से ही पता चल रहा है पॉलीसैकेराइड मतलब कि बहुत सारे शर्करा, मतलब कि जल में अपघटन कराने पर अनेक मोनोसैकेराइड इकाइयों में क्या करेगा? ये विभक्त करेगा। ठीक है, कौन? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और ये जल में क्या होगा? विलय, मतलब कि जल में घुलेगा नहीं। जल में नहीं घुलेगा ये, और तो मतलब कि ये क्या है? अशर्करा है। अशर्करा मतलब कि स्वाद में मीठी नहीं है। कौन? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो लिखते हैं इसके बारे में। चलिए, क्या है? अशर्करा मतलब कि स्वाद में कैसी? मीठी नहीं। ठीक है, मीठी नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, जल में अविलय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसका, जल में विलय करेंगे, अविलय नहीं। जल में विलय, विलय होगा तभी तो अपघटन होगा इसका। जल में अपघटन कराने पर अनेक
मोनोसैकेराइड में विभक्त हो जाता है। कौन? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन और काइटिन और हेपेरिन, ये इसके क्या है दोस्तों? ये इसके भाग है। चलिए फटाफट से करिए नोट। और नेक्स्ट अब इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी और, कि भाई नोट लगा के लिख लीजिए। प्राणियों में पाई जाने वाले कार्बनिक प्राणियों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ क्या है? सेलुलोज लोज है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। सेलुलोज की सर्वाधिक मात्रा कितनी? कोष्टक में लिख लीजिए, लगभग 90%। कितनी है? 90% में पाई जाती है। सेलुलोज में सर्वाधिक मात्रा 90% पाई जाती है। सेलुलोज में सर्वाधिक मात्रा, सर्वाधिक मात्रा कपास में पाई जाती है। किसमें? कपास को तो भूलिए। कपास में कितनी पाई जाती है? 90% पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। प्राणियों में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में तथा पादपों में कैसे होता है दोस्तों? कि भाई बात कर लिया अपन प्राणियों में, तो किसके रूप में होता है संचय? ग्लाइकोजन के रूप में। अब पादपों में क्या होगा दोस्तों? पादपों में आपको तो आप सभी को पता है क्या है? स्टार्च में। किसमें? पादपों में स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, फटाफट से लिखिए। अब बदलते हैं इसको। ग्लूकोज को किस में बदलेंगे अपन? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन को किस में बदलेंगे? ये लीजिए, ग्लूकोज बदलेंगे ग्लाइकोजन में। अब जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, अब जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? ग्लाइकोजिनोलिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलिस। नाम में अंतर है, देखिए। ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनोलिस। ठीक है, ये इसमें इतना अंतर है बस। ठीक है, कर लो फटाफट से नोट। ये लास्ट था अपना। एक नोट लगा के एक चीज और लिखनी है कि हम सर्वाधिक, जो मानव है वो सर्वाधिक किसकी मात्रा ग्रहण करते हैं प्रतिदिन में?
तो प्रतिदिन में करते हैं दोस्तों वो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ग्रहण करते हैं। जैसे रोटी वगैरह सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो लगभग 50 से 60% किसकी मात्रा ग्रहण करते हैं अपन, जो प्राणी है वो कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, लिख लीजिए, मानव प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग 50 से 60% ग्रहण करता है। कौन करता है, मानव करता है। ठीक है, ये थे इसके फैक्ट। अब कल बात करेंगे अपन वसा के बारे में। कल बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, वसा के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारी चीजें समझ आएंगी। देखो एक एक पॉइंट से क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई प्राणियों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज है, तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि प्राणियों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ कौन है, तो सेलुलोज है। ठीक है, अब बात करते हैं सेलुलोज की सर्वाधिक मात्रा कपास में कितनी होती है, 90% होती है। प्राणियों में भोजन का संचय किसमें होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, और पादप में किसको होता है, पादप में होता है स्टार्च के रूप में। ठीक है, चलिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलने के लिए क्या है, ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए क्या है, ग्लाइकोजिनेलिस। ठीक है, चलिए इतना ही था, चलिए हो गया खत्म। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी की सारी क्लासें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलते मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो भाई नया जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, आपसे उम्मीद यही है। और आप क्विज जो वहाँ पे मैं क्विज डाल दूंगा, आप उनका भी लीजिए थोड़ा आनंद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन वसा के बारे में। वसा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।